नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सेकंड लेक्चर, जो कि फिजिक्स से है और यूपीपीसीएस, यूपी टेट, यूपीएसआई, आरओ इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, दोलन एवं कंपन गति का उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार बजाते समय तारों की गति, झूले की गति, उपर्युक्त सभी। तो जो दोलन और कंपन है वो इन सभी का उदाहरण है। झूले की गति जो होगी वो भी दोलन का उदाहरण है। घड़ी के पेंडुलम की गति वो भी दोलन का उदाहरण है। कंपन गति जो है वो सितार बजाते समय तारों की गति को कंपन गति का उदाहरण है। और दोलन की गति, जो दोलन है वो घड़ी का पेंडुलम और झूला जो है वो दोलन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। अब यहाँ पे विस्थापन पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। वही दूरी, दूरी किस टाइप की राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें पूछा गया, यदि कोई वस्तु गमन करते समय यहाँ से यहाँ गई और फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई जहां से स्टार्ट किया था उसने जर्नी, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? चली गई दूरी के बराबर होगा, या एक होगा, या शून्य होगा? गणना संभव नहीं। तो यहाँ पे चली गई दूरी जो होगी वो शून्य होगी। विस्थापन, सॉरी दूरी नहीं, विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। और जो दूरी होगी वो, जैसे मान ली ये 10 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी दूरी 3 मीटर के बराबर होगी। तो यहाँ पे तय की गई दूरी कितनी होगी? 10 10 20, 20 6 26 मीटर। और वही विस्थापन 0 होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? पदार्थ का संवेग P इक्वल टू मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, और वेग जो है वो v होता है, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका अनुपात पूछा गया, P बाई v। P इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई v। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये v भी कैंसिल हो गया तो मास बचा। तो आंसर देखिए कौन सा होगा? वेग होगा कि त्वरण होगा कि द्रव्यमान होगा कि बल होगा? तो यहाँ पे पी एम क्या है? द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। परवलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना पड़ेगा? 20 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 18 डिग्री पे? तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर लॉन्ग जंप कर रहा है तो उसके लिए कितना एंगल हो कि वो ज्यादा दूरी तय करे? तो एंगल यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकता है। तो यहाँ पे किस एंगल पे? तो वो 45 डिग्री पे। ठीक है, दीर्घतम परास प्राप्त करेगा। अब जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने 45 डिग्री पे फेंका होगा, तभी वो सबसे ज्यादा लंबा फेंक सके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लॉन्गेस्ट दूरी तय करने के लिए 45 डिग्री एंगल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान गति के साथ एक वस्तु
त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, वेग असमान रहेगा। तो एक समान गति, एक समान मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और त्वरण की जो फॉर्मूला होता है, त्वरण इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी v यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और टाइम चेंज हो गया। अगर अब देखिए a प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो अगर टाइम बढ़ रहा है तो त्वरण घटेगा, अगर टाइम घट रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। तो यहाँ पे त्वरित हो सकती है। तो वस्तु क्या है, उसका त्वरण चेंज हो सकता है, एक्सीलरेशन में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है आयाम, आवर्तकाल, तरंग का अपवर्तन और आवृत्ति। तो यहाँ पे किसी कण द्वारा दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आवर्तकाल, आयाम और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये साइन वेव है। अगर कोई कण ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, आयाम। और एक पूरा साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कितने आवर्तकाल वो। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, आवृत्ति वो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती किसी कण द्वारा उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसे आयाम कहते हैं। और एक सेकंड में कितने वो चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, त्वरण, बल। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो बल को, फोर्स को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है, बल, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। ये बल, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम। तो गेंद पकड़ते समय उसको इम्पल्स ना लगे तो आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है। त्वरण से संबंधित सूत्र है, ए ऑप्शन, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। बी ऑप्शन क्या है, ए इक्वल टू बी प्लस यू टी। ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, डिस्टेंस का पूछा है। इन दोनों में से कौन है देख लेते हैं। वेलोसिटी होती है u प्लस ए टी। और u क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, प्रारंभिक चाल। ये फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ कौन सा सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जो रॉकेट है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु
अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक कोई दूसरा बल उस पर लगाया ना जाए। और न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, विसरण। तो जो अपकेंद्रण है, सेंट्रीफ्यूगल, जो वॉशिंग मशीन और दूध की जो मक्खन बनाने वाली मशीन होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अपकेंद्रण मतलब होता क्या है देख लेते हैं। अगर कोई आप ऐसे ऐसे धागा बांध रखा है, आप किसी एम मास को आप ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो इस पे फोर्स एक अंदर की तरफ लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है। तो अंदर वाला जो फोर्स आता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर फोर्स है उसे अपकेंद्रीय बल। और ये जो होता है वो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग एफ जी लिखते हैं और सेंट्रीपिटल को एफ सी। अगर एफ जी इज इक्वल टू एफ सी है तो यह रस्सी नहीं टूटेगी। अगर एफ जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी के बराबर है तो ये रस्सी टूट के ये पिंड कहीं ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रस्सी टूट के ये जो पिंड है ऐसे मूव कर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होता है त्वरण के सदैव लंबवत, त्वरण के लंबवत कभी नहीं, एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत होता है, दो क्षणों के लिए त्वरण लंबवत होता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी, जो उसका कण का वेग है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि त्वरण जो होगा, अब यहाँ पे जी ऐसे लग रहा है और ये इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी इस टाइप में है और जी ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से ऊपर है, ये एंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे वी भी ऐसे है और जी भी है, तो यहाँ पे एंगल 0 है, ये 90 डिग्री। तो एक क्षण पे वो लंबवत होगा, त्वरण जो होगा वेलोसिटी के लंबवत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो ये आंसर आपको, क्वेश्चन अच्छा है, आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पे जो अचानक अगर लड़का बैठ जाता है तो कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। लास्ट ऑप्शन है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बर्फ में कम होता है। जब बारिश होती है रोड पे तो घर्षण कम हो जाता है, हम लोग फिसल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो जो रॉकेट की गति है उस पे संवेग का संरक्षण नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर
तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये तृतीय नियम जो है, न्यूटन का तृतीय नियम, वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खींच गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो यहाँ पे पृथ्वी द्वारा घोड़े पैरों पे आरोपित बल मतलब घर्षण, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा पृथ्वी का घोड़े पे, घोड़े के पैरों पे, उसकी वजह से वो गाड़ी खींच पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंचकस स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, अभिकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्क्रू ड्राइवर है पेचकस, वह बल आघूर्ण का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, स्थायी संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तोलक है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब उत्तोलक होता क्या है ये देख लेते हैं। इसे व्हील भी कहते हैं। अब ट्रिक क्या है इसकी मैं बता देता हूँ। उत्तोलक में 3 बिंदु पॉइंट हैं, वो आप देख लीजिए। फालक्रम, वर्क, फालक्रम को F से डिनोट करते हैं, इसको वर्क को W से, इस एफर्ट को E से। अब बीच में अगर F है तो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। आलम्ब या फलक्रम, आलम्ब क्या होता है? वह बिंदु जिस पर उत्तोलक अपने चारों ओर घूम सकता है। भार क्या होता है? वेट, वह बिंदु जिस पर उत्तोलक कार्य करता है। आयास क्या होता है? जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है। ठीक है, इस पे बल लगाया जाएगा तो वो आयास होगा, एफर्ट। अब देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो फाल्क्रम है या जो आलम्ब है वो मध्य में होगा, और वर्क और एफर्ट वो उसके दोनों साइड में होंगे। ठीक है। इसी टाइप में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में वर्क बीच में होगा, और फाल्क्रम और एफर्ट वो दोनों अलग अलग साइड होंगे। वही तृतीय टाइप के जो उत्तोलक हैं उसमें एफर्ट मध्य में लगेगा, बाकी फाल्क्रम और वर्क दोनों साइड में होंगे। तो प्रथम टाइप के जो है, देखिए कैंची, कैंची में फाल्क्रम मध्य में है, तो वो ये प्रथम टाइप का हो गया। वर्क इधर लग रहा है जिस पे काम करेंगे, और एफर्ट यहाँ पे लगाते हैं। झूला भी इस टाइप का झूला जो नहीं होता, हम लोग सर्कस जो मेला में लगा रहता है, इस टाइप के झूलों में फाल्क्रम जो आलम्ब है वो मध्य में होता है, बाकी वेट और ये आयाम होता है, यहाँ से चला जाता है, आयास होता है। ठीक है दोस्तों। साइकिल की ब्रेक, शीशा, झूला, झूला इस टाइप का झूला, ये आलम्ब हो गया, यहाँ पे आपका वेट, इधर कोई दूसरा बेबी बैठा है। इस टाइप के झूले के जो शीशा झूला होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। गुलेल हो गई, ये यहाँ पे। ठीक है। तृतीय श्रेणी के सरौता, सरौता इस टाइप का होता है आपका। तो यहाँ पे सुपारी रखी जाती है। तो ये मध्य में क्या हो गया? वर्क, ये आपका आलम्ब, और इधर आपका एफर्ट लगाया जाता है। ठीक है। तो वर्क मध्य में हो गया। इसी टाइप में तृतीय प्रकार के हो गए चिमटा, ये चिमटा हो गया आपका, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, तो एफर्ट कहाँ पे होगा? एफर्ट मध्य में हो गया, ये आलम्ब हो गया एफ, और ये आपका वर्क हो गया, रोटी उठाते हैं यहाँ से। तो चिमटा भी एक तृतीय श्रेणी का होता है। मनुष्य का हाथ, हाथ जो मनुष्य का होता है, इस टाइप का मनुष्य का हाथ हो गया। ठीक है। तो ये पाम हो गई यहाँ पे आप। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? आप देख लेना इन सभी उदाहरण को, और आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं।
स्टेपलर किस टाइप का उदाहरण है, किस टाइप का उत्तोलक है, तो ये स्टेपलर तृतीय प्रकार का। और आप इस टाइप में आप इसको अपने दिमाग में ट्रिक बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सबसे कमजोर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह कौन सा नियम है? बताया था अभी, न्यूटन का प्रथम नियम। जो भी वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया है। तो यहाँ पे जो बैठा व्यक्ति था वो मूव कर रहा था, अब उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो ये भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गुणनफल है F इजिकल टू एम इंटू ए। F इजिकल टू एम ए, द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत।